नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं ये खास शो, जिसमें हम तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करते हैं और कोविड-19 से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। और आज इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर योगेश कुमार छाबड़ा जुड़े हुए हैं, जो कि है नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, कंसल्टेंट हैं एट SMS हॉस्पिटल एंड मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, और डॉक्टर पिछले 18 महीने से कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। थैंक यू मैम। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि TV9 डिजिटल ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है TV9 वैन। तो आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, आइए नजर डालते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर, आप पिछले 18 महीने से कोविड पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, और जो पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं कोरोना से, उससे संबंधित आपसे मैं एक सवाल पूछना यहाँ पर चाहूँगी कि पोस्ट रिकवरी क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिले, और साथ ही में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कितने समय तक रहते हैं पेशेंट्स में? मैम, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि एज कम्पेयर टू एनी अदर वायरल इलनेस, जैसे हम इन्फ्लुएंजा या कोई और वायरल इलनेस देखते थे जिसमें यूजली पेशेंट हफ्ते 10 दिन तक के लिए कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है और उसके बाद जब वो इलनेस ठीक होती थी तो पेशेंट यूजली पूरी तरह रिकवर कर जाते थे। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं है। कोविड के साथ उसके पोस्ट कोविड इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं एंड इसके इफेक्ट्स हर एक ऑर्गन पे देखे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, लंग्स पे फाइब्रोसिस हो रहा है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है, पेशेंट को आगे मतलब हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पेशेंट को डिप्रेशन और इनफैक्ट किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। स्पेसिफिकली इसलिए अगर आपने सुना हो तो काफ़ी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि पोस्ट कोविड इलनेस के लिए स्पेसिफिकली ओपीडीज होनी चाहिए बिकॉज इतनी सारी पॉपुलेशन कोविड से इफेक्ट हो रही है और उनके पोस्ट कोविड इफेक्ट्स को देखते हुए पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक ओपीडीज भी होने की जरूरत बनती है, जिसमें ये सारे पैटर्न्स, सारी प्रॉब्लम्स एक अच्छे तरीके से एंड कोऑर्डिनेटेड वे में हैंडल करी जा सके। डॉक्टर, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है पोस्ट रिकवरी भी पेशेंट्स को, क्योंकि अमूमन पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने कोरोना को मात दे दी है तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन वो पेशेंट्स जो अभी हाल फिलहाल में ठीक हुए हैं कोरोना से, उनको किस तरीके का लाइफस्टाइल रखने की ज़रूरत है? मैम, अल्टीमेटली चाहे पेशेंट कोविड से अभी ठीक हुए या पेशेंट नॉर्मल भी हैं, हम सबको अपने लाइफस्टाइल पे तो ऑब्वियसली ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी डाइट में नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए, अपना वेट रिडक्शन करना चाहिए, वेट एक एप्रोप्रिएट वेट में होना चाहिए, अपने शुगर की मात्रा कम रखनी चाहिए खाने में और जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये हमारे डाइटरी शेड्यूल में होना चाहिए। जंक फूड्स जितना हम अवॉइड कर सकें उतना अच्छा रहेगा ताकि हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहे। ये चाहे हमारे लिए चाहे कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए इक्वली वैलिड है ताकि हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच पाएँ आने वाले टाइम में। हमारी रिकवरी बेटर हो पाए,
जब भी अगर कोविड होता है तो इस चीज़ में हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज से लंग कैपेसिटी बिल्डअप होती है, हम्म। आगे डायबिटीज़ के चांसेस कम होते हैं, इनफैक्ट मोटापे के चांसेस कम होते हैं और आगे जितने भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके चांसेस रिड्यूस हो पाते हैं अगर हम एप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले से करके चल रहे हो तो। जी। पोस्ट कोविड थोड़ा सा रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इट शुड बी अ वेरी ग्रेजुअल थिंग। इट शुड नॉट बी वेरी वेरी फास्ट कि एकदम से कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेजुअल एंड वन शुड टेक केयर ऑफ इट कि एकदम से अपने आप को ओवर एक्सर्ट ना करें। डॉक्टर, जैसे अभी आपने कहा कि एकदम से अपने बॉडी को ओवरली एक्सर्ट नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो जिम जाते हैं और जिन्हें वर्कआउट करना बहुत अच्छा लगता है, तमाम आउटडोर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में वो लोग कोरोना से ठीक होने के बाद कब इस तरीके की एक्सरसाइजेस को एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं? उनको कितने समय का इंतजार करना चाहिए? मैम ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, इंडिविजुअल थेरेपी इंडिविजुअल पेशेंट पे वेरी करता है। अगर किसी पेशेंट को ऑब्वियसली हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो वो लोग जल्दी अपने एक्सरसाइज शेड्यूल पे आ सकते हैं। जॉगिंग और कुछ भी जो कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में इट माइट टेक अ लॉन्गर टाइम, बट अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही है तो उसको बेसिकली पहले अपनी चेस्ट फिजियोथेरेपी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जब 1 डेढ़ महीने में उनका चेस्ट पूरी तरह नॉर्मलाइज हो, तब धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज का मात्रा बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली। स्पेसिफिकली योगा, प्राणायाम या जॉगिंग कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेजुअल इन द पेशेंट्स जिनको स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आई है, जिनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन रही है या जी। जिनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थोड़े हायर साइड पे रहे हैं। वो लोग ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करते हैं तो एमआई, स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा पॉसिबल रह सकता है। यानी कुल मिला के सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। और लाइफस्टाइल के बारे में जैसे मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, डाइट को लेके भी तमाम सवाल लोगों के मन में हमेशा ही रहते हैं। मेरे भी इर्द गिर्द, मेरे परिवार में ही यूँ कहूँ तो कई लोग ऐसे थे जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुए। ऐसे में सवाल हमेशा जहन में रहता है डॉक्टर कि क्या कुछ डाइट में होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? योगा तो अमूमन हम सब करते ही हैं, और पौष्टिक आहार जैसे आपने कहा, और जंक फूड को अवॉइड करना, लेकिन डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पोस्ट कोविड? मैम अगर सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान जो रखना चाहिए कि खाने में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा मतलब नियमित रूप से खाना होना चाहिए, कोई फास्टिंग या बेसिकली ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। तो टाइम से एक लिमिटेड वे में खाना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, आपका थोड़ा-सा दाल की मात्रा या फिर बेसिकली अगर नॉन-वेज लेते हैं तो कुछ नॉन-वेज की मात्रा, लेकिन वो ग्रेजुअली ऐड होना चाहिए और थोड़ी-सी चपातीज़ या राइस अकॉर्डिंग टू द वेट, वो प्रॉपर बैलेंस्ड फूड में होना चाहिए। प्लस एक्चुअली थोड़ा-सा ध्यान ये रखना चाहिए कि ठंडी चीज़ों का सेवन थोड़ा-सा कम करें, स्पेसिफिकली क्योंकि गले की इम्यूनिटी थोड़ी-सी लोअर साइड पे हो जाती है, जिसमें और सेकेंडरी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बट इट शुड बी अ ग्रेजुअल थिंग, एकदम टोटली ना किसी चीज़ पे भी नहीं है, लेकिन वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल जो भी अपनी चीज़ें चूज़ करें। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, नट्स, रेज़िन्स, ये सब चीज़ों की मात्रा थोड़ी-सी अपनी डाइट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल मेरे जहन में भी है। हाल फिलहाल में मुझे भी कोविड हुआ था, और कोविड से रिकवर होने के बाद मुझे बहुत वीकनेस महसूस हुई। तो वीकनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं और जो तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, वो सब करने के बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर में वो अब एनर्जी नहीं है जो पहले थी। तो ऐसे में क्या कुछ तमाम सप्लीमेंट्स है जो कि आप सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर बेटर रिकवरी? मैम एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट क्योंकि मैं एक एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी, ये सप्लीमेंट्स ओवरऑल हेल्थ के लिए कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहते। मे बी सम प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल उसको ज़्यादा सजेस्टिव नहीं रहता, क्योंकि हमने उससे और डैमेजेस होते हुए भी देखे। मुझे नहीं लगता है कि अल्टीमेटली अगर पेशेंट अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहा है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। रिकवरी में टाइम हो सकता है थोड़ा सा लगे, लेकिन दैट वुड बी अ मोर हेल्दियर ऑप्शन एज कम्पेयर टू टेकिंग सम सप्लीमेंट्स। कुछ मल्टीविटामिन्स की जरूरत रह सकती है 1 से 2 महीने तक, जिससे हमारी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो पाए, जिससे हमारी मसल का जो फैटीग है वो जल्दी रिकवर करे। लेकिन स्पेसिफिकली कोई सप्लीमेंट्स, रिगार्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट नहीं करता हूँ।
डॉक्टर, कोविड से ठीक होने के बाद जो तमाम चीज़ें आपने बताई थी, आपको याद होगा पहले सवाल में आपने कहा कि तमाम चीज़ें होती हैं कोविड के बाद जो कि अक्सर पेशेंट्स को सामने आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ऑफ कोर्स क्योंकि वो जो दौर होता है वो खुद ही इतना डिप्रेसिव होता है और आप हर जगह कोरोना के बारे में सुन रहे होते हो लगातार। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि एक हेवीनेस फील होती है कई पेशेंट्स को। मैंने कई पेशेंट्स से सुना है कि कोविड से ठीक तो हो गए लेकिन अभी भी ऐसा महसूस होता है कि छाती में भारीपन है, तो उससे कितने डरने की ज़रूरत है? मैम देखिए, छाती में भारीपन बेसिकली 2 रीज़न से रहता है। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो वायरस है लंग्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एंड हुँ, इवन अगर वायरस हट भी जाए, वायरस खत्म भी हो जाए, तो वो अपने रेसिडुअल इफेक्ट्स छोड़ देता है, जिससे लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। लंग्स में बेसिकली जकड़ से जाते हैं। आप डीप इंस्पिरेशन करेंगे तो लंग्स पूरी तरह एक्सपैंड नहीं हो पाते। तो इसकी वजह से ये जकड़न सी महसूस होती है, खास तौर पे जब भी एक्सर्ट करने लगते हैं, कुछ काम एक्स्ट्रा करते हैं जो एक्सर्शन बनती है, तो इसमें हमेशा एक टाइटनेस की फील होती है एंड उसको जाने में टाइम लगता है। इट टेक्स अराउंड 1 टू 3 मंथ्स। बेसिकली वो चेस्ट फिजियोथेरेपी से इम्प्रूव करता है। दूसरा चीज़ जो जकड़न को लेके हमें थोड़ा-सा चिंतित करता है, जी। क्योंकि हमारे पेशेंट में बेसिकली इसमें थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी बढ़ जाती है। कोविड के साथ आप नोट करेंगे बेसिकली काफ़ी बारी हम जो टेस्ट कराते हैं उसमें एक डी-डाइमर करके इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है या सीआरपी करके इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, जो हमारे को बताता है कि बॉडी के अंदर कितनी इन्फ्लेमेशन चल पा रही है या फिर अंदर थ्रोम्बोटिक कैपेसिटी कितनी है। किसी का अगर डी-डाइमर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो यूजुअली ऐसे में इंडिकेट करता है कि अंदर थ्रोम्बस यानी कि अंदर क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो क्लॉट्स कहीं पे भी बन सकते हैं, ब्रेन में, हार्ट हुँ, में, हुँ। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये जो सिम्पटम्स जो चेस्ट टाइटनेस के आ रहे हैं, ये कहीं एंजाइनल पेन तो नहीं, स्पेसिफिकली जो पेशेंट अंडरलाइंग डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंशन है या फिर जिनको पहले से ओबेसिटी है या फिर पहले कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उनको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना चाहिए अगर इफ रिक्वायर्ड। यानी अगर पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और पोस्ट कोविड आप ठीक हो भी गए हो, तो आपको डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए अगर आपको छाती में लेनी चाहिए हेवीनेस मैम। फील हो। देखिए अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यही है कि मैम ये पोस्ट कोविड इलनेस अगले 3 से 6 महीने के लिए हमें कहीं न कहीं तंग कर सकती है। जी, तो जी। सिर्फ़ कोविड के ट्रीटमेंट के बाद फ़ॉलो-अप छोड़ दें ये सही नहीं है। तो आपको रेगुलर डॉक्टर के या फिज़िशियन के फ़ॉलो-अप में रहना चाहिए ताकि एप्रोप्रिएट गाइडेंस मिले और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है कार्डियोलॉजिस्ट या किसी और स्पेशलिस्ट की, तो एप्रोप्रिएट टाइम पे ली जा सके। जी। डॉक्टर, ये तो एडवाइस की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम कोरोना से अब ठीक हो गए हैं, तो क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं? पहला डोज़ अगर किसी ने नहीं लिया है, तो वो कब ले सकता है कोरोना से ठीक होने के बाद? और अगर कोई ऐसा पेशेंट है, ऐसा मरीज़ है, जिसने अपनी पहली डोज़ कोरोना होने से पहले ले ली थी, तो वो अपनी दूसरी डोज़ कब ले सकता है? मैम इस चीज़ पे थोड़ा-सा डिबेट्स अभी भी चल रही हैं जी। और गाइडलाइंस कुछ रिसेंटली बार-बार चेंजेस हो भी रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो आईसीएमआर ने क्लियर कट गाइडलाइन यही बोली कि जिसको कोविड हो चुका है, तो या नहीं भी हुआ है, तो उसको वैक्सीनेशन अपनी करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैम कि कब उनको वैक्सीनेट करना चाहिए जिसको कोविड हुआ है, आईसीएमआर ने यही कहा है कि 3 महीने का वेट करना चाहिए एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स वन शुड गेट इट वैक्सीनेटेड, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ कोविड के बाद जो बन रही हैं, हुँ। वो बहुत वेरिएबल एंटीबॉडीज़ हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में प्रोटेक्शन कम दे पा रही है, किसी में ज़्यादा दे पा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वैक्सीनेशन अवॉइड करनी चाहिए कि वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, स्टेबल बन रही है और उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन हर एक को आइडियली हुँ। कर लेनी चाहिए जब जिसकी एज में परमिट हो रही हो। प्लस 3 महीने के बाद अगर कोविड का एपिसोड हुआ है तो उसके 3 महीने के बाद पहला शॉट लगवा सकते हैं और जिसने पहला शॉट पहले लगवा लिया है, तो उसके बाद अराउंड 84 डेज़ के वेट करने के बाद वो कर सकते हैं। और कोविड के ट्रीट होने के बाद अपना क्वारंटाइन कंप्लीट करने के बाद अराउंड 14 डेज़ का वेट करके फिर अपना लगवा सकते हैं, अगर वो 84 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं तो। डॉक्टर, कोरोना के दौरान हमने एक चीज़ देखी है, लोग खुद के डॉक्टर हो गए, यानी तरह तरह के वायरल मैसेज, तरह तरह की खबरें, और ऐसे में कई तरीके की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। कई शोध हुए हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आपने पहला डोज ले लिया है और अगर आपको कोविड भी हुआ है तो उसके बाद आपको दूसरा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। कितनी सच्चाई है इसमें? मैम मैम इसमें कुछ स्टडीज़ आई हैं, इनफैक्ट रिसेंटली लैंसेट में भी एक ये आर्टिकल पब्लिश जी। हुआ था कि जिसने पहला डोज़ लिया है, तो और उसके बाद उसको कोविड हो गया, तो वो कोविड का इन्फेक्शन हैज़ एक्टेड एज़ अ बूस्टर। लेकिन अभी तक मैम इस पे कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं आ पा रही। इनफैक्ट अभी तो डिबेट ये भी चल रही है कि क्या जिन्होंने 2 शॉट कोविशील्ड के लगवा लिए हैं,
क्या उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है या नहीं है, तो दिस इज स्टिल डिबेटेबल, बट आई वुड सजेस्ट कि जब तक कोई क्लिनिकल गाइडलाइन ना आए, मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना सेकंड शॉट जरूर करा जाए, जब तक इनफैक्ट किसी आईसीएमआर या किसी और गवर्नमेंट गाइडलाइंस की तरफ से चेंज ना हो, तो वी वुड रिकमेंड कि अपना सेकंड शॉट जरूर लगवाएं। बिल्कुल सर। और एक और सवाल मेरे जहन में ये है कि ये जो वायरस है वो लगातार म्यूटेट हो रहा है और जिस वजह से वो चिंता का भी विषय बना हुआ है, और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। कितना खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो नया कोरोना का वेरिएंट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, और किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस मैम वेरिएंट? देखिए, अल्टीमेटली अगर रिसेंटली जैसे कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि डेल्टा वेरिएंट is not a variant of concern as compared to delta plus variant is not a variant of concern as compared to the delta variant. डेल्टा वेरिएंट डेफिनेटली एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था, जिसमें म्यूटेशंस ज़्यादा घातक थी, जो यंग एज पे ज़्यादा असर कर रही थी और जिसके इफेक्ट्स मोर्टेलिटी रेट्स ज़्यादा हाई थे। लेकिन स्पेसिफिकली डेल्टा प्लस के रिलेटेड अभी तक ऐसा कोई डेटा आया नहीं है, ऑथेंटिक डेटा, जिस बारे में हम चिंतित होने की बात रहे। बाकी बचे मैम प्रोटेक्शन के लिए, चाहे मैम डेल्टा वेरिएंट है, चाहे डेल्टा प्लस है, चाहे पहले के वेरिएंट से प्रोटेक्शन, चाहे हम वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आई वुड स्टिल रिकमेंड कि सबको अपने मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और अपना प्रिकॉशंस ज़रूर रखना चाहिए, चाहे हम वैक्सीनेट हुए या नहीं हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क के जी। इफेक्ट से ही हम मेजरली अपने आप को बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन ऑब्वियसली एक इट्स अ शॉट इन द आर्म, लेकिन वो एक हमारे हेल्प के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली वैक्सीनेशन हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना चाहिए जितने हद तक हो सके। साफ तौर पर आपने यहाँ पर कह दिया है कि भले ही अब वैक्सीनेशन ज़रूर प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, लोगों ने अपने दोनों डोज ले लिए हैं, लेकिन क्योंकि ये वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, तो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हाथ धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर छाबड़ा, आपने इस पूरे विषय पे तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी और अपना कीमती समय भी हमें दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो जाएंगे एक नए हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कोविड-19 से जुड़ी तमाम जानकारी एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर। और इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।